नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक अहम बैठक की है। यह बैठक देश में अगले निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हुई। इस बैठक से राहुल गांधी निकल चुके और उनके बाद फिर अमित शाह निकले लेकिन राहुल गांधी ने बैठक में शामिल होकर बतौर नेता प्रतिपक्ष अपना दायित्व भी पूरा कर दिया है। हालांकि इस बैठक को लेकर अपनी नाराजगी वो पहले ही जता चुके थे। जरा इस बयान को दिखाना चाहता हूं, जिसमें अभी थोड़ी दिनों पहले संसद में जब लोकसभा में वो भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में इस बैठक को लेकर जो बातें उन्होंने कही थी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है और उसमें 3 लोग जो हैं उनको लेकर जो बातें, यानी 3 जूरी के मेंबर जो हैं उनको लेकर जो बातें राहुल गांधी ने कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये विजुअल्स देखिए आप। इस विजुअल में राहुल गांधी निकले मीटिंग से साउथ ब्लॉक, बहुत ही एक महत्वपूर्ण एरिया, आप जानते हैं यहीं पीएमओ भी है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, और यहीं पर मीटिंग, और इस मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद थे और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए ये बैठक हुई है। राजीव कुमार आज उनका आखिरी दिन, हालांकि उनको विदाई आज ही दे दी गई है पार्टी वार्टी मना के, और कल आखिरी दिन है 18 तारीख को, और परसों जो कुछ होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले राहुल गांधी को सुनिए। Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, leader of opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the election commission will not give us this information. तो दोस्तों, ये वीडियो इसी संसद सत्र का है जिसमें लोकसभा में राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि जब 2 लोग सरकार से और मैं अकेला वहां रहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाली प्रक्रिया में, तो वहां मेरे होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। खैर, आपत्ति अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह। राहुल गांधी आज बैठक में शामिल हुए, जिसमें क्या फैसला हुआ, किस नाम पर मोहर लगी, यह भी जल्द सामने आ जाएगा। वैसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि फिलहाल देश में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनावी हलचलें तेज हैं और इंतजार कांग्रेस की अगले कदम की है और बीजेपी की अगली चाल का है। दरअसल कल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। परसों चुनाव आयुक्तों के अपॉइंटमेंट पर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और उससे पहले आज मोदी सरकार ने यह बैठक कर ली। इतनी हड़बड़ी क्या थी, यह सवाल पूछा जाएगा। और इसके साथ ही बीजेपी ने अब दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम भी तय कर लिया है। हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। बैठक होगी और उसके बाद इसकी घोषणा होगी। 19 तारीख को कहा जा रहा है कि बैठक होगी, और 20 फरवरी को भव्य शपथ समारोह की तैयारी चल रही है रामलीला मैदान में दिल्ली के। दिल्ली तो बीजेपी ने फतह कर लिया, लेकिन क्या बिहार बीजेपी फतह कर पाएगी?
क्या बिहार में बीजेपी फिर से सत्ता में लौटेगी? इस पर अब सवाल तेज हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कल दिल्ली में थे और आज वो मोदी या अमित शाह से बिना मिले पटना लौट गए हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब बिहार जाने वाले हैं। 22 तारीख को बक्सर में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और उनसे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी भी पहुंचे थे। लेकिन इधर 20 तारीख को कृष्णा अल्लावरू पहुंच रहे हैं। नाम आपने नहीं सुना हो तो आपको बता दे रहा हूं, कृष्णा अल्लावरू अब बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं। राहुल गांधी की 2 बिहार यात्राओं के बाद से बिहार कांग्रेस में काफी जोश भर गया है और कृष्णा अल्लावरू उस जोश को वोटों में तब्दील करने की रणनीति तैयार करने पटना पहुंच रहे हैं और खड़गे भी बिहार में सामाजिक समीकरण को साधने की तैयारी में हैं। जय बापू जय भीम जय संविधान की जो रैली है उसके जरिए बिहार को लेकर कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार कर ली है। और इधर अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। इंडिया गठबंधन की रफ्तार को लेकर आज अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कही। इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत है, मजबूत रहेगा, ये बात अखिलेश यादव कह रहे थे, जरा उनको सुनिए। उन्होंने कहा, हम लोगों ने जब पूछा गठबंधन को लेकर, आपने अलग किया दिल्ली में, तो वो कह रहे थे हमारी वोट प्रतिशत बढ़ा है दिल्ली में, हम अकेले लड़ेंगे, हम आगे तैयारी। देखिए, कौन अकेले लड़ेगा कौन साथ लड़ेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा नंबर 1। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही इमोशनल जगह यहाँ है। किसी जमाने में आपको पता होगा एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। वो कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ी थी 1857। एओ कैसे भाग के गए वो कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इटावा में तमाम वो बिल्डिंग उनका घर, तहसील, आपका कोतवाली या स्कूल उन्हीं के अक्षरों से बना हुआ, ह्यूम के अक्षरों से बना है। तो ये इतिहास बहुत पुराना है। इंडिया गठबंधन रहेगा। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार से सीखना चाहिए। इसलिए जो इंडिया गठबंधन का रुतबा बना था, हवा बनी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत रफ्तार कम हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तब तक आते आते रफ्तार इंडिया गठबंधन की बहुत बढ़ जाएगी। 27 में इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलेगी। वित्तीय सीएम का ये भी कहना है कि तो अखिलेश यादव बता रहे हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद रफ्तार भले इंडिया गठबंधन की धीमी पड़ी हो, लेकिन 2027 तक सब मामला बदल जाएगा। यानी 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उस वक्त इंडिया गठबंधन की रफ्तार बदल जाएगी और तेज हो जाएगी। वैसे मामला तो अभी से पलटा हुआ दिख रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन महाराष्ट्र की एक खबर आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबर आई है और बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देने के लिए एकनाथ शिंदे ने अब डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री सहायता वैद्यकीय कक्ष बना लिया है। यानी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मेडिकल कक्ष का निर्माण कर लिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री का अलग है और उप मुख्यमंत्री ने अपना कर लिया है सहायता कक्ष, जिसका उद्घाटन 4 मार्च को होने वाला है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम से पहले से ही मेडिकल कक्ष शुरू हो चुका है, लेकिन अब शिंदे की एंट्री के बाद अब 2 वैद्यकीय कक्ष होने वाले हैं। तो चर्चा यह भी है कि फडणवीस को टक्कर देने के लिए एकनाथ शिंदे ने यह फॉर्मूला तो नहीं अपनाया है। मंत्रालय के पहले फ्लोर पर यह कक्ष शुरू होने वाला है। इसी तरह मंत्रालय की 7वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का वॉर रूम है, जहां महाराष्ट्र के प्रमुख प्रोजेक्ट्स और अहम मुद्दों पर की निगरानी होती है। उसके ठीक पास में ही एकनाथ शिंदे की डिप्टी सीएम कोऑर्डिनेशन कमेटी कक्ष भी बना दिया गया है, जिससे वो भी राज्य की परियोजनाओं की समीक्षा कर सकें। यानी शिंदे कहीं से खुद को देवेंद्र फडणवीस से कमतर नहीं दिखाना चाहते हैं और इन दोनों का ये कोल्ड वार आखिर में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये तय मानिए। इधर हरियाणा में भी बीजेपी ने अनिल विज को, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अनिल विज अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। वहीं अमेरिका से लौटे भारतीयों के साथ हरियाणा सरकार के सलूक पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आपको पता ही है कि अमेरिका से जो अमेरिका कहता है अवैध प्रवासी भारतीय और उनको वापस भेज रहा है। तीसरा खेप कल शाम को आया, कल देर रात को लौटा है। और इस बारे में अभी तक जो 3 खेप जो इसको अमृतसर में उतारा गया अमेरिकी विमान से, सैनिक विमान से, उसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने, जरा सुनिए।
मानना है कि भाजपा सरकार की नाकामी का प्रमाण है हरियाणा की भाजपा सरकार की कि सबसे ज़्यादा डंकी के रास्ते पलायन करने वाले थे और सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन में भी हरियाणा के युवा सबसे ज़्यादा डिपोर्ट किए जा रहे हैं अमेरिका से। जो हालात हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, नशा, अपराध, इन सारे परिस्थितियों में युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने का काम हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में किया। तभी सबसे ज़्यादा पलायन भी हुआ डंकी के रास्ते और सबसे ज़्यादा डिपोर्ट भी। देश में नंबर 1 पे डिपोर्ट हरियाणा के युवा जो हो रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की, ये सबसे बड़ी नाकामी का ये प्रमाण है। और असंवेदनशीलता इस सरकार की दिखाई दे रही है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में अमृतसर के हवाई अड्डे पे हवाई जहाज उतर रहे हैं और बेड़ियों में जकड़ के ये नौजवान वापस ये आ रहे हैं। भारतवर्ष की संस्कृति है दया का भाव, संवेदना का भाव हर प्रति किसी के होना चाहिए। कोई अपने देश का बच्चा नहीं भी हो, दूसरे देश का भी हो, तो भी संवेदना होनी चाहिए। ये भारत देश की संस्कृति है। लेकिन उनके माता पिता की क्या पीड़ा होगी उनके दिलों में, जो आज हरियाणा में एक एक गांव में जो बसे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सरकार निर्दयी भी साबित हुई कि जो आ रहे हैं उनको लेने के लिए हरियाणा की सरकार जेल के वाहन भेज रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात हरियाणा में क्यों बने कि सबसे ज़्यादा डंकी के रूट से पलायन हरियाणा के नौजवानों को करना पड़ा 10 साल में, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की, सरकार जवाब दे। तो आप सुन रहे थे यहां पर दीपेंद्र हुड्डा अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए रख रहे हैं जो अमेरिका से लौटे हैं। मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद भी जिस तरह 2 विमानों में भारतीयों को हथकड़ियां लगाकर भेजा गया, उससे देश में नाराजगी बढ़ रही है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करने में नाकाम रहे। तो बीजेपी और मोदी की नाकामी की अलग अलग परतें दोस्तों खुल रही हैं। ऐसे में किस तरह बीजेपी चला पाएगी अपनी मनमानी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जिससे शुरुआत मैंने की, शुरुआत ये की थी कि CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए जो बैठक होनी थी, वो बैठक अभी से थोड़ी देर पहले समाप्त हुई। साउथ ब्लॉक में बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों शामिल हुए। राहुल गांधी पहले ही आपत्ति जता चुके थे संसद के अंदर भाषण देते हुए कि 2 लोग सरकारी पक्ष के होंगे, एक मैं रहूंगा, तो मैं क्या सिर्फ मुहर लगाने के लिए जाऊंगा? जो उन लोगों ने फैसला लिया वही फैसला मान्य होगा, क्योंकि 3 में से 2 लोग तो एक तरफा होंगे। इस बीच खबर यह आ रही है कि जो राजीव कुमार कल रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार होंगे। तो ज्ञानेश के बारे में लगातार बातें हो रही हैं और ज्ञानेश कुमार 2029 तक रह सकते हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनके अभी सहयोगी हैं, साथी हैं, 2 ऐसे संधू हैं और ज्ञानेश कुमार हैं, दोनों आजू बाजू में बैठते हैं, आपने देखा होगा। इसी मसले पर कांग्रेस पार्टी ने अभी से थोड़ी देर पहले 6:30 पौने 7 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी का साथ दे रहे थे अजय माकन। और इन दोनों ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा अभिषेक मनु सिंघवी को सुनते हैं। कानूनविद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार के, कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के हेड भी हैं। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। द प्रोस्पेक्ट ऑफ बायस, अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को। इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि। और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका
द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई। वापस चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सब को ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में। और लास्ट ऑर्डर है 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का अभिप्राय क्या है? वो है समझना एक संदर्भ को, और सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुमत है और आप सत्तारूढ़ हैं, वो नहीं करना जो मनमानी है। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बड़ा स्पष्ट था, आज कल भी था, आज भी है और आज रहेगा ये स्टैंड जो आपके सामने हम व्यक्त कर रहे हैं कि 2 चीजें बड़ी सरल करनी है। आपको ईगो में फंक्शन नहीं करना है। आपको सिर्फ सरल चीज ये करनी है कि इस मीटिंग को जो आज शाम को 5:30 लगभग हुई, उसको स्थगित करें। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, स्थगित कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, हर स्टेक होल्डर, कांग्रेस शामिल, आपका समर्थन करेगी कि आप छोटी सी 2 लाइन की ओरल याचिका या लिखित याचिका दें उच्चतम न्यायालय को कि साहब 19 में जल्दी सुन लीजिए, 22 को, 20 को, 25 को खत्म कर दीजिए। यह आम होता है उच्चतम न्यायालय में। अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल एप्लीकेशन करिए, हम आपका समर्थन करते हैं। अब आप ये सोचिए एक बात, मैं बड़ी एक सरल बात, कॉमन सेंसिकल बात कर रहा हूं। कल आपने अमुक व्यक्ति को, आज आपने अमुक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया सीयूसी, मिस्टर XYZ। 19 तारीख को नहीं तो 25 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो नया कानून है वो निरस्त करते हैं हम। कह तो सकती है, आज कम से कम संभावना तो है। ये तो नहीं कि एक तरफा आप सोचेंगे कि नहीं कर सकती उच्चतम न्यायालय। एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 है। तो आपने क्या क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे। तो आप सुन रहे थे यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी से ठीक थोड़ी देर पहले, लगभग 15 मिनट पहले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां अभिषेक मनु सिंघवी इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर अपनी बात रख रहे थे और कह रहे हैं कि ये जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र और उसकी निष्पक्षता के लिए CEC और EC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी
सीजेआई और नेता विपक्ष हों, यह पहले कहा गया था। लेकिन इस फैसले की आत्मा और उद्देश्य को बिना समझे हुए जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी नियुक्ति के लिए नया एक्ट लाया गया जिसका नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट। यह लाया गया 2023 में और इस नए कानून में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक विपरीत काम किया गया जिसमें पूरी तरह से कार्यपालिका मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर रही है। यानी साफ साफ यहां सीजेआई को हटा दिया गया, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका भी थी उसको हटा दिया गया, पूर्ण रूप से कार्यपालिका को लाया गया। अब यहां पर है कि एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो एक्ट लाया गया है, जो कानून बनाया गया है, जिस कानून के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सीजेआई को हटाया गया है, उसको फिर से बहाल किया जाए। इस पर सुनवाई होनी है 19 तारीख को, यानी परसों, और कल 18 तारीख है। आज आनंद फानन में बैठक बुला ली गई। यहां कांग्रेस की मांग है कि चूंकि 19 को सुनवाई होनी है, हो सकता है फैसला 19 को ना आए, 25 को आए, 25 को ना आए, हो सकता है फैसला 2-4 सप्ताह बाद आए। लेकिन आज आप जिनको चुन रहे हैं, अगर उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है, तब आप कहां के रहेंगे? बात बिल्कुल सही है। इसलिए इनकी डिमांड है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका है उस पर फैसला नहीं आ जाता है, तब तक आप इस नियुक्ति को रोक दीजिए। ये डिमांड है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन क्या सरकार, यानी नरेंद्र मोदी सरकार जो अहंकार में चूर है, वो ये बात मानेगी, सुनेगी? ये बड़ा सवाल है। एक तरफ राहुल गांधी यही बात उठा चुके हैं जो शुरुआत में आप सुन रहे थे। जरा फिर से राहुल गांधी के उस छोटे से अंश को, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, राहुल गांधी यही बात संसद के अंदर उठा चुके हैं अभी से थोड़ी दिनों पहले। जरा राहुल गांधी के उस वक्तव्य को ले आइए जल्दी से फटाफट। Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, leader of opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding. तो सुन रहे थे आप यहां पे राहुल गांधी को साफ साफ वही कह रहे हैं राहुल गांधी कि आखिर जब 2 लोग उधर के रहेंगे तो मैं अकेला जाके वहां मोहर लगाने के लिए जाऊंगा क्या? अगर यहां पर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए सीजेआई भी होते तो नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई दोनों हो सकता है कि अपोज कर सकते थे किसी नाम पे, लेकिन अब यहां अपोज करने का कोई प्रावधान ही नहीं बनता है क्योंकि मैं अकेला अल्पमत में रहूंगा। और ये बात, और इसके साथ साथ चुनाव आयोग में जो कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र के डेटा की बात राहुल गांधी कर रहे थे। ये सारी बातें करने के बाद भी हम लोग भी परसों, आपको याद होगा, कह रहे थे कि राहुल गांधी को जाना चाहिए इस बैठक में, कम से कम अपना विरोध तो दर्ज कराते, नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो पूरा करते, और राहुल गांधी ने वैसा किया। आज राहुल गांधी गए इस बैठक में। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उधर अमित शाह थे और साथ में राहुल गांधी। ये बिल्कुल सही है
वाजिब यही है कि राहुल गांधी ने वहां विरोध जताया होगा जिस नाम पर चर्चा हुई होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे ऊपर है, उसी नाम पर चर्चा हुई है। 400 लगभग 500 के लगभग नाम थे, उन 500 में से 5 नाम चुन के लाए गए और उसमें ज्ञानेश कुमार को सबसे ऊपर बैठाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जब राहुल गांधी उधर थे और वहां से निकले हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीगल सेल के हेड राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही, जिसे अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जब अगर याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई परसों यानी 19 तारीख को होनी है सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले को लेकर, तो अभी आप इस जो आपने आज नियुक्त किया होगा, चयन किया होगा, उसको आप रोक दीजिए। क्या इतना ट्रांसपेरेंसी दिखाएगी सरकार? क्या निष्पक्षता और पारदर्शिता का जो फॉर्मूला है उसको यहां पर साकार करेगी सरकार? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच चुनाव अभी तुरंत नहीं है, चुनाव इस साल के लास्ट में है बिहार में, तो इतनी हड़बड़ी क्यों है आखिर? सब कुछ जानेंगे, समझेंगे। जरा हमारे तमाम साथियों को ले आइए स्क्रीन पर। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और आगे बढ़े उससे पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई 90 लाख सब्सक्राइबर डीबी लाइव के, 90 लाख और बहुत जल्दी 1 करोड़ के आंकड़े में। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई हमारे तमाम साथियों, आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं जो इस परिवार का हिस्सा हैं। और ये वादा भी जैसे पहले दिन से लेकर आज तक वादा करता रहा हूं कि पत्रकारिता करेंगे तो सच्ची पत्रकारिता करेंगे, वरना छोड़ देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप और हम मिलकर जो कुछ है वो टू द पॉइंट बात करें इस न्यूज पॉइंट में, और इतना ही नहीं, डंके की चोट पर बात करें डीबी लाइव में। और डीबी लाइव के बहुत सारे अलग अलग हिस्सा, अलग अलग अंग हम आप लोगों तक लेके आ गए हैं। उन सब में एक प्रमुख हिस्सा जो है, अलग अलग रीजनल चैनल्स के बारे में आप लोग देख ही रहे होंगे। उसके साथ हमने डीबी लाइव रेडियो भी शुरू कर दिया है, जिस पर रेडियो का लुत्फ, रेडियो का मजा आप उस जमाने में जा सकते हैं जिस जमाने में कभी आप रेडियो सुना करते थे, वो भी आप डीबी लाइव रेडियो पर सुनेंगे। उसकी शुरुआत भी हमने कर दी है। तो आज 90 लाख इस परिवार का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा, अगर अंक में देखा जाए, अंकों में देखा जाए तो बहुत बड़ा कहलाता है। लेकिन बहुत जल्दी 10 मिलियन के टारगेट को पूरा करें, यानी 1 करोड़, करोड़पति बने ना बने, लेकिन करोड़ लोगों का एक समूह तो हम बना ही सकते हैं। मुझे लगता है कि आप तमाम साथी जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सब भी हमारी बातों से सहमत होंगे और हमारे पांचों साथी जो यहां मौजूद हैं, आप भी सहमत होंगे कि हम करोड़पति बने ना बने, करोड़ लोगों का परिवार तो बन ही सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सीधे जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, राहुल गांधी जो विरोध जता रहे थे, वही विरोध इधर जता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, यानी पार्टी विरोध जता रही है। क्या कहेंगे इस पे? कुमार का नाम सबसे ऊपर है और ये औपचारिकता है कि राहुल गांधी गए, उन्होंने विरोध किया होगा, और ज्ञानेश कुमार का अगर नाम सबसे ऊपर है तो मोदी और अमित शाह उनके नाम पे अपनी मुहर लगा देंगे और ज्ञानेश कुमार अगले मुख्य चुनाव अधिकारी बन जाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। जरा पहले संक्षेप में बता दूं कि ज्ञानेश कुमार जी कौन है, उसके बाद मैं बाकी बातें करता हूं। ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह के चहेते अधिकारी हैं, अमित शाह के चहेते अधिकारी रहे हैं, उन्हीं के मंत्रालयों में काम किया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव में भी रहे हैं। अमित शाह इनको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में लगाते रहे हैं। जैसे जब राम मंदिर का फैसला आया तो राम मंदिर का ट्रस्ट बनना था, उसमें ज्ञानेश कुमार जी को लगाया गया। इन्हीं की देखरेख में ट्रस्ट बना है और राम मंदिर का निर्माण का काम हुआ है। उसके बाद जब 370 हटाना था कश्मीर से, तो भी ज्ञानेश कुमार जी ही ज्वाइंट सेक्रेटरी थे अमित शाह के साथ। तो 3 प्रमुख मौकों पर अमित शाह उनको लेकर आते हैं और अब वो चुनाव आयुक्त में भी वो अमित शाह के ही कर कमलों से पहुंचे हैं
और अमित शाह के कर कमलों से ही वो मुख्य चुनाव अधिकारी बन जाएंगे। तो ये तो बहुत जरूरी था बताना कि ये ज्ञानेश कुमार जी कौन है। अब दूसरी बात ये कि देखिए, राजीव कुमार जो रिटायर हो रहे हैं कल, वो ईसी को आईसीयू में भेज चुके हैं। इससे ज्यादा बड़ी क्रेडिबिलिटी का नुकसान किसी और चुनाव आयुक्त ने नहीं किया। एक जमाना था जब चुनाव आयोग सरकार तय करती तो वो सवाल नहीं उठते थे। आज वो सवाल है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी वहां से आगे आ चुकी है बहुत। राजीव कुमार के दौर में हुए एक भी इलेक्शन में आप ऐसा नहीं कह सकते कि निष्पक्ष थे। ये भी गारंटी से नहीं कह सकते कि बड़े फेयर तरीके से किया गया चुनाव। सारे इलेक्शन में विवाद हुए और बहुत विवाद छोड़कर वो जा रहे हैं जब इलेक्शन कमीशन छोड़कर, और इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी धज्जियां उड़ाकर जा रहे हैं वो। तो ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे, उनका बायोडाटा मैंने बता दिया आपको जी। वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं। बहुत उम्मीद उनसे लगाना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से, जो उनका बैकग्राउंड है, जिस तरीके से उनको लगाया गया। अब सवाल ये कि जो संविधान का आर्टिकल 324 है, जो कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा अगर चुनाव आयोग आज के दौर में सरकार का नियुक्त एक आदमी होगा, वो भी सरकार का चहेता अफसर होगा, सरकार के किसी मंत्री का चहेता अफसर होगा, उस पर पहले दिन से सवाल खड़े होंगे। अभी उनकी नियुक्ति सामने औपचारिक नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी उनका बायोडाटा एक सवाल खड़े कर रहा है कि उनके हर कदम को, उनके हर फैसले को इसी खांचे में देखा जाएगा कि वो अमित शाह के करीबी अधिकारी रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता कैसे बनाई जाए जी। कैसे लोगों को विश्वास हो लोकतंत्र में कि जहां वो वोट दे रहे हैं उनका वोट काउंट हो रहा है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, ना अभिषेक मनु सिंघवी की। आम मतदाता जिसको संवैधानिक अधिकार है वो मत डालने का, उसका यह भी अधिकार है कि उसका मत सुरक्षित हो और गिना जाए। ये जो लगातार हो रहा है कि डेटा जो है, पूरा इलेक्टोरल रोल का डेटा, वो करप्ट हो चुका है, तो उस पर बहुत सवाल खड़े हुए हैं। एक 4 महीने में 40 लाख 38 लाख लोग जुड़ जाते हैं। दिल्ली के चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से डेटा का खेल हुए। ये सारी चीजों के लिए एक बहुत बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट को उठाना पड़ेगा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लौटे जी। ज्ञानेश कुमार के नियुक्ति से विश्वसनीयता नहीं लौटेगी, क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी। इतना नुकसान करके राजीव कुमार जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक कमीशन भी बनाए जो इंडिपेंडेंट कमीशन हो और वो जो इलेक्टोरल रोल है उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी पर की जांच करे कि वो कितनी ठीक है कितनी गलत है। ये कहां से मतदाता आ जाते हैं 10 लाख 20 लाख। ये जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक करना। तो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या करता है, लेकिन जो नए चुनाव आयुक्त बन रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो राजीव कुमार से कितना फर्क होंगे ये उनका बायोडाटा बताता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार वो राजीव कुमार से कितना अलग होंगे ये उनका बायोडाटा बता रहा है, क्योंकि वो अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या कुछ चलेगा, क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले जो बात यहां अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं लगी हुई, सुनवाई लगातार चल रही है और 19 तारीख को यानी परसों फिर सुनवाई है। और अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है कि ये जो आप जिस ढंग से नियुक्ति कर रहे हैं, जो आप एक्ट लेके आए हैं, उसको अभी किनारे रखिए और ये नियुक्ति अभी इस पर रोक लगा दीजिए और उसमें सीजेआई को फिर से ले आइए, तब क्या होगा? सवाल तो उठता है। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, आपसे भी समझूं कि चुनाव, देखिए देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो चुनाव आयोग को तो मजबूत करना होगा।
और पिछले साल, 2 साल, 3 साल से हम यही देख रहे हैं। खासकर 2019 के चुनाव के बाद से तो लगातार हर चुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती रहीं। और राजीव कुमार जी आए तब तो बिल्कुल ही, जैसे उधर सुप्रीम कोर्ट में माननीय DY चंद्रचूड़ साहब आए और इधर राजीव कुमार साहब आ गए। एक सुप्रीम कोर्ट, अब उसको ठीक करने में पता नहीं कौन मुख्य जो CJI आएगा वो क्या करेगा, क्योंकि अभी तो संजीव खन्ना जी बैठे हुए हैं। लेकिन इधर भी वही हाल है, यानी खराब जो है संस्थाएं हो चुकी हैं, उसको दुरुस्त करने में अभी समय लगेगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करके और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है तब क्या, और नहीं लगाता है तब क्या? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। सबसे पहले तो 90 लाख की बधाई, जल्द ही आप करोड़पति हो, ये चैनल करोड़पति हो, इसके लिए शुभकामनाएं। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रशांत भूषण जी और दिल्ली के पत्रकारों को भी कि अब उन्हें राजीव कुमार की शेरो शायरी नहीं सुननी पड़ेगी। जी। राजीव कुमार की शेरो शायरी से मुक्ति का पर्व है, ये अच्छी बात है। अब सुबोध कुमार जी बनेंगे, वे चूंकि चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार जी आयुक्त रह चुके हैं, चुनाव आयुक्त, और गृह मंत्री के खास भी रहे हैं। अनुच्छेद 370 के समापन को हटाने के मामले में उनकी बड़ी भूमिका रही, तो उन्होंने अपनी CR बड़ी अच्छी बना ली है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अभिषेक मनु संघवी जो बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी सरकारें चुनाव आयोग को, न केवल चुनाव आयोग को, बल्कि उन सभी संस्थाओं को जो संवैधानिक हैं उन्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जो कानून आया, जो एक्ट आया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट आया 2023 में, इसमें साफ कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में CJI की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी की बातें एक इतनी आसान है कि कोई भी आदमी समझ सकता है कि राहुल गांधी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के लिए नहीं, इस देश के लोकतंत्र के लिए और चुनाव प्रणाली को लेकर है। इस राहुल गांधी की आपत्ति का राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों, बल्कि 1 अरब होने जा रहे मतदाताओं से है। उनके साथ किस तरह से नाइंसाफी होगी, क्योंकि जब मुख्य चुनाव आयुक्त एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो सरकार की गुड लिस्ट में रहा, जिसके जीवन का लक्ष्य सरकार की गुड लिस्ट में रहना होगा, तो वो कैसे बड़े और कड़े फैसले करेगा। वो व्यक्ति कैसे फैसले ले सकता है कि बीजेपी या सत्ताधारी दल ने गलत काम किया है? वो फिर कैसे बताएगा कि महाराष्ट्र में इतने वोटर कैसे बढ़े? क्यों बताएगा? क्योंकि उसे पता है कि उसके अल्लाह ताला तो कोई और ही है, उसकी खैरख्वाह कोई और है, जिनकी बदौलत वो इस कुर्सी पर बैठा है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। और मूल बात यह कि गंभीर से ज्यादा इसकी गंभीरता ये भी है, गंभीर से भी गंभीर इसलिए है कि इसमें संवैधानिक संस्थाओं का, हमारे संविधान में जो व्यवस्था थी कि जो चुनाव आयुक्त होगा वो कैसे बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कैसे होगा, जो हमारे कानूनों में व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मनमाने तरीके से बदल दिया गया। एक बात और देखिए, जिस तरह बीजेपी षड्यंत्र करती रहती, यानी जब इस लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी तय कर चुकी थी कि हमें अगला चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाना है, और ये कानून में बदलाव किया, नया कानून लेके आए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त एक्ट लेके आए। यानी बीजेपी चुनाव आयोग को कमजोर करने के तमाम हथकंडे काफी पहले से अपना रही थी और सोच रही थी, और उन लोगों की खोज कर रही थी जो उसकी गुड लिस्ट में। तो ये सब चीजें भारत के चुनाव आयोग को लेकर शंका पैदा करेगी। अभी एक खबर कल ही आई थी कि अमेरिका की सरकार मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ 161 करोड़ रुपए भारत को देती है, उसने बंद कर दी। तो क्या लगता है, इसका कारण यह भी हो सकता है कि भारत के चुनाव आयोग की निष्ठा है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में पूरी दुनिया के विचार बदल रहे हैं। जो चुनाव आयोग मतदाताओं को सक्रिय करता था कि मत देने जाइए, मतदान के लिए प्रेरित कीजिए, वहां भी ये सरकार कमजोर हो रही। तो बीजेपी को लेकर तमाम बातें, बीजेपी सरकार के को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं
गृह मंत्री को लेकर जो आरोप लगा, और लोग तो ऐसी बातें कहते कि सरकार, भारत में केंद्रीय सरकार मतलब 2 लोग, तो ये उसी का एक्सटेंशन लगता है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके वजन का कोई महत्व न रहे, उनकी बात का महत्व न रहे, और निष्पक्ष तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त कोई नहीं चुना जाए, वही चुना जाए जो बीजेपी की सरकार चाहती है या 2 लोग चाहते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है राजीव जी, फिलहाल इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है। जरा इसी गंभीर बात को और आगे बढ़ाते हैं। धनंजय जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील जी आपके विचार भी सुनेंगे। धनंजय जी, चुनाव की बात, चुनाव प्रक्रिया की बात, और इसको लेकर आप तो महाराष्ट्र में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए हैं, और महाराष्ट्र काफी चर्चा में है। एकनाथ शिंदे पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं और इसको लेकर काफी खींचतान चल रही है। आने वाले समय में और बहुत कुछ आपके जरिए समझेंगे, हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो महाराष्ट्र का चुनाव है, जिसके बारे में राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, चाहे संसद के अंदर हो, संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलें, लेकिन हर ढंग से वो बोलते हैं, सवाल पूछते हैं कि इतने वोटर्स कैसे आए। और आज सवाल ये भी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आप 2 लोग, इस चयन समिति के 3 में से 2 लोग तो एक तरफा हैं। एक आदमी नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया वही अमित शाह कहेंगे, और जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कह दिए तो फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह भी ले तो क्या होगा, वो क्योंकि अल्पमत में है वहां पे। ऐसे में कैसे चलेगा लोकतंत्र, कैसे मजबूत होगा, कैसे चलेगा देश? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। अभी आई? जी आई। उल्टा करना पड़ता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, मैं बंद करता हूँ तो आवाज आती है। चलिए बढ़िया है, महाराष्ट्र है ये जी। तो पहले तो 90 लाख पहुंचने के लिए बधाई। 90 लाख मामूली नहीं है। बहुत शुक्रिया धनंजय, बहुत शुक्रिया। देश की ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके पास 90 लाख वोट नहीं मिले, है ना। तो आप 90 लाख लोगों को के सामने हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं, इसके लिए आपका आभार। और महाराष्ट्र में जो आपने कहा कि पैरेलल सरकार बीजेपी की नहीं है। यहाँ पे सरकार में 3 दावेदार है, 3 स्टेक होल्डर है। एक बीजेपी है, एक शिवसेना है, एक एनसीपी है। तो केवल जो है मुख्यमंत्री का मेडिकल ये चलेगा, रूम चलेगा, ये तो गलत बात है ना। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो वो मैं तो बोलूंगा बहुत सही काम किया एकनाथ शिंदे जी ने। मैं भी होता तो बोलता कि भैया सही है। जब 3 स्टेक होल्डर हैं तो हर किसी को अपनी अपनी पार्टी चलानी है, तो सरकार की जो वेलफेयर योजनाएं हैं उसमें शायद तीनों पार्टियां क्यों न शामिल हों, ये महत्वपूर्ण है। बाकी यहाँ और कुछ अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। अब आते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले मैटर। देखिए, जो प्रशांत भाई ने कहा कि जब पहले जो जिस तरह से चयन होता था तब कहीं और बात थी, आज डेमोक्रेसी बहुत आगे चली गई। और डेमोक्रेसी आगे नहीं चली गई, केवल डेमोक्रेसी के साथ संदेह भी आगे चला गया। पहले प्रधानमंत्री या उनकी कमेटी चुना करती थी, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठे, कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि सवाल उठाने का अवसर नहीं मिला। उसी समय में जब प्रधानमंत्री और उनकी कमेटी चुना करती थी, तब जो है सेशन हुए, TN सेशन, जिनके नाम से हम सब चर्चा करते रहते हैं कि चुनाव आयुक्त तो वैसा होना चाहिए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो राजीव कुमार जी आए, या जो एक विधान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर बाकायदा, चूंकि ये जो चुनाव आयुक्त का मसला है वो संवैधानिक मसला है, वो सरकारी मसला नहीं, संविधान का मसला है। और उस पर संविधान की व्याख्या करने वाली न्यायपालिका ने, बेंच ने, कोई ऐसे एक जज ने नहीं बोल दिया था, 5 जजों की बेंच ने कहा था कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहेंगे। बड़ी अच्छी बात थी भाई। एक LOP है, एक प्रधानमंत्री है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या दिक्कत है? न्यायपालिका पे सबको भरोसा है। तो अब उनको हटाने की मंशा क्या है, क्यों हटाया? जो राहुल गांधी के जो वीडियो आपने दिखाया जिसमें उसने सवाल किया, उन्होंने वाई, सबसे बड़ा सवाल है क्यों। और इसी सवाल के भीतर प्रधानमंत्री या कहिए बीजेपी की मंशा है कि आपके भीतर कहीं न कहीं बेईमानी करने की मंशा भी है। और जो राजीव कुमार ने करके दिखाया, उससे प्रमाणित होता है कि राजीव कुमार को आपने इसीलिए लाया। तो आपके जो है भक्त जो गीत गाते रहते हैं, आपके जो पसंदीदा चैनल हैं, जो आपने कहा कि सच्ची पत्रकारिता को लोग पसंद कर रहे हैं, भाई पत्रकारिता तो वही होती है जो दिल से की जाती है।
पत्रकारिता जो बनिए से की जाए, तराजू रख के की जाए, उसको पत्रकारिता कहते नहीं है। सच्ची और बुरी पत्रकारिता नहीं होती, पत्रकारिता है या नहीं। तो ये जो है, जो राजीव कुमार ने करके दिखाया, उससे साबित हुआ कि आप जो है बेईमानी करने के लिए लाए गए और जनता का समर्थन आपको नहीं है। सब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बाकी सब भी कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से 2024 में चुनाव होते तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। जो 240 सीटें आई हैं वो कम से कम उनको 70 सीटों का घाटा होता। ये बोल रहे हैं 170 ही सीट आती, ये बोल रहे हैं लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, ढेर सारे लोग बोल रहे हैं। ढेर सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। राहुल गांधी खाली 29 लाख जो महाराष्ट्र में अतिरिक्त वोटर जोड़े गए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी मिल्कीपुर में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी पता चला कि चुनाव आयोग ने किस तरह से काम किया, आचार संहिता की क्या भूमिका रही। आचार संहिता एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव के समय पुस्तक है, या कहिए उसका मापदंड है, या लक्ष्मण रेखा है। क्या चुनाव आयोग ने खुद उस मानदंड को, उस लक्ष्मण रेखा का पालन किया? नहीं किया। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार की मंशा है कि संविधान का पालन हो? नहीं है, वो संविधान के साथ है ही नहीं। ये सरकार, जब राहुल गांधी जब बोलते हैं कि ये विचारों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, तो हालांकि मैं थोड़ा उसमें करेक्शन करता हूं कि विचारधारा की लड़ाई नहीं है, विचारधारा और विकारधारा की लड़ाई। एक तरफ विचारधारा है जो संविधान है, दूसरी तरफ विकारधारा है जो कहता है कि नहीं, ये धर्म का देश है और ये सांप्रदायिक देश हम बनाना चाहते। तो अब जब विचारधारा की लड़ाई है तो आप, संविधान क्या कह रहा है? संविधान कह रहा है निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव आयोग जो चुनाव कराए उसमें किसी को संदेह न हो। किसी नागरिक को अगर ऐसा लगता है कि उसका वोट सही जगह नहीं जा रहा है तो चुनाव आयोग की भूमिका है कि उस संदेह को सामने रखे, कहे कि नहीं आपका संदेह गलत है, या अगर सही है संदेह तो उसको ठीक करे। ये चुनाव आयोग की संवैधानिक भूमिका है। चुनाव आयोग संविधान के प्रति जवाबदेह है, नरेंद्र मोदी जी या किसी प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं है चुनाव आयोग। लेकिन जब प्रधानमंत्री गणपति उत्सव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ चले जाते हैं तो चुनाव आयुक्त बेचारा क्या करे? चुनाव आयुक्त को लगता है कि जब मुख्य न्यायाधीश के इतने गहरे संबंध है प्रधानमंत्री जी से, तो हम किस खेत की मूली हैं भाई। तो मुझे लगता है कि तमाम जो संवैधानिक संस्थान है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या चुनाव आयोग हो, ये तमाम जो है एक ही रस्सी से बांध दिए गए। और वो रस्सी संविधान की रस्सी नहीं है, वो रस्सी, वो जो धागा जो है संविधान से प्राप्त हुआ धागा नहीं है। वो धागा या कहिए रस्सी जो है वो फंदे की तरह है जो हिंदू राष्ट्र से उपज के आया है, जो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी मतलब बहुमतवाद चलेगा। किसी भी सभ्य समाज में राजीव भाई, किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य समाज है या नहीं है, वो इससे पता चलता है कि जो कमजोर है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में कम है, वो सुरक्षित हैं कि नहीं, उनमें बोलने की हिम्मत है कि नहीं है, वो गलत को गलत और सही को सही कह सकते हैं कि नहीं है। अगर गलत को गलत और सही को सही नहीं कर सकते हैं कमजोर लोग, अल्पसंख्यक लोग जो संख्या में कम है, तो समझिए आप सभ्य समाज के हिस्सा नहीं है, भले डेमोक्रेसी की वजह से आप सत्ता में। तो लेकिन ये नैतिकता की बात है राजीव भाई, और नैतिकता हर किसी में होती नहीं है। नैतिकता दो जगह से आती है, या तो आपको विरासत में नैतिकता मिले या संगति से नैतिकता आती है। और नैतिकता लाने के लिए जरूरी है आत्मबल। आत्मबल आपकी ईमानदारी से आती है। क्या आप सही मायने में हिंदू हैं? क्या आप सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं? अगर सही मायने में राष्ट्रभक्त होते तो जो अमेरिका से बांध करके भेजे गए अवैध अप्रवासी भारतीय कह करके उसके लिए लड़ाई लड़ते। अमेरिका में नहीं बोल पाए, हिंदुस्तान में आके बोलते यार यहाँ कौन पकड़ के ले जाता आप। हम लोग बोलते एकदम मोदी जी सही कर रहे हैं, यहीं से बोलते कि ट्रंप गलत कर रहे हो, छोड़ो अमेरिका में, क्या पता वहां पकड़ लेता। वैसे ही जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो जो कुंभ में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके परिवारों से जाकर के मिलते, कहते कि हमें बड़े दुख की घड़ी है, कोई अगर मर जाए, हमारे परिवार में कोई मरेगा तो उसका दुख होता है, किसी की भी मृत्यु का दुख होता है। लेकिन ये उपहास उड़ा रहे हैं गरीबों का, आस्था का, हिंदू धर्म का, और कह रहे हैं कि मोक्ष मिले। अपनी अक्षमता को मोक्ष के नाम पे छुपा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये बाबा कहलाते हैं। काहे का बाबा है? तो मैं कहूंगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मामला है, जो 19 तारीख को जो चुनाव ये वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होनी है, उसके बाद अगर हो जाता तो क्या दिक्कत थी? बहुत सही सवाल कर रहे हैं सिंह जी। मैं एक और सवाल ऐड कर देता हूं कि दिल्ली में जो चुनाव हो चुके, 8 तारीख को गणना हो चुकी,
तो 9 तारीख को तो मुख्यमंत्री का शपथ हो जाना चाहिए था। आज जो है 17 तारीख है, 17 तारीख नहीं हुई, किस लिए नहीं हुई? क्या कोई संकट था? क्या बहुमत नहीं था? बहुमत है आपके पास, आप मुख्यमंत्री जिसको चाहो चुन लो, फिर क्यों कार्यवाहक मुख्यमंत्री से चल रहा है प्रदेश? ये संवैधानिक सवाल है और ये लोकतंत्र के मुंह पर जो है तमाचा मारा है मोदी जी ने। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन चूंकि हर बात किताब में लिखी नहीं जाती है, कुछ चीजें आपके विवेक पे छोड़ी जाती है, लेकिन विवेक में जब कूड़ा भर जाए विवेक की जगह तो क्या करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दिल्ली के चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, चलिए दूसरे दिन 9 तारीख को नहीं, 10 तारीख, 10 नहीं, 11, 11 नहीं, 12, लेकिन नरेंद्र मोदी जी विदेश चले गए, विदेश से आए और आखिर किस चीज़ का इंतज़ार है? सब कुछ तो वहीं से तय होना है। तो फिर 20 तारीख के भव्य कार्यक्रम का इंतज़ार था या कुछ और? 20 तारीख को ओथ सेरेमनी है दिल्ली में, जो अभी घोषित तौर पे नहीं है, लेकिन अघोषित तौर पर सूत्रों के आधार पर आपको बता दूं, उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं दिल्ली में। रामलीला मैदान में 30,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था हो रही है। मंच पे लगभग 125 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो रही है। 3 अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं। तो ये तो इधर की कहानी है, लेकिन दूसरी कहानी कि दिल्ली का चुनाव, उसमें भी कहा जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाले की बात आ रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ घोटाले की बात आ रही है, हरियाणा के चुनाव में आ रही है, और सबसे बड़ी चीज़ कि देश का जो सबसे बड़ा चुनाव यानी लोकसभा चुनाव, उसमें भी जैसा अभी आप बता रहे थे धनंजय जी, 170 पर निपट जाते जो 240 तक पहुंचे हैं, तो आखिर ये 70 सीटें एक्स्ट्रा कैसे आ गई? इन सारे सवालों का जवाब वहां से मिलेगा जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर एक्ट जो लेके आए हैं, जिसमें से CJI को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिए हैं, उनको वहां जोड़ें तब। और इसीलिए याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर परसों यानी 19 तारीख को सुनवाई होनी है। उससे पहले आज आनन फानन में, हड़बड़ी में ये बैठक क्यों बुलाई गई? सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको आपने सुन लिया। सुनील शुक्ला जी क्या कहेंगे? धन्यवाद राजीव जी। इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो सवाल कांग्रेस पैदा कर रही है, उठा रही है, ये वाजिब सवाल है। सवाल, मुख्य प्रश्न यह है कि निर्वाचन कराने वाली संस्था कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करेगी या जो ऑटोनॉमी उसको संविधान से मिली हुई है उसके तहत काम करेगी। अगर सरकार चाहती भी है, ये मान भी लिया जाए कि सरकार ऐसे लोगों को चुनना चाहती है जो स्वतंत्र रूप से काम कर ले, तो क्या जो लोग वहां पे हैं वो काम करते हुए, स्वतंत्र रूप से काम करते हुए दिखाई पड़े? जो राजनीतिक दलों को जिस तरह का संरक्षण निर्वाचन आयोग से मिलना चाहिए वो मिलता हुआ दिखाई पड़ा। सत्ता के दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी पक्ष के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो होते हुए दिखे। हाल के वर्षों में जो निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन को लेकर के तरह तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन जितने हाल के वर्षों में जो चुनाव हुए हैं, सर्वाधिक विवादास्पद चुनाव हुए। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें कोई ना कोई विवाद न पैदा हो गया, और ऐसा कोई विवाद नहीं था जिसका कोई आधार न हो, केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगे हों, ऐसा भी नहीं था। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव लोगों ने अपनी आंख के सामने देखा, हरियाणा विधानसभा का चुनाव लोगों ने देखा, बिहार में महाराष्ट्र का चुनाव देखा, विभिन्न राज्यों में उपचुनाव देखे। कोई ऐसा उपचुनाव नहीं हुआ है, कोई ऐसा आम चुनावी विधानसभाओं का नहीं हुआ जिसमें कोई ना कोई विवाद न पैदा हो। और अगर इस तरह से विवादास्पद चुनाव होते रहेंगे तो आप निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े होंगे। सवाल इस बात के लिए खड़े होंगे कि निर्वाचन आयोग में जिन लोगों की नियुक्ति की जा रही है वह कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध होंगे या एक स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता उसमें होगी। सर्वोच्च न्यायालय यही भी चाहता रहा। और सरकार जो अगर ये कहती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संवैधानिक संस्थाओं को काम करने का अधिकार है, तो वह अधिकार उनको मिलता हुआ भी दिखाई पड़े। यह दिखाई पड़े कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। ज्ञानेश कुमार की जिसकी बात हो रही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जा सकते हैं, ठीक है, सरकार अगर चाहती है तो उनको बना दिया जाए। लेकिन प्रश्न यह है कि ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के जो उनके निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने पर भी तरह तरह के विवाद पैदा हुए थे, तरह तरह की आशंकाएं पैदा हुई थी। ये वही ज्ञानेश कुमार जी हैं जिनको तत्काल जो निर्वाचन आयुक्त ने
अपने नियुक्ति के कुछ ही दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद इनको नियुक्त किया गया। और सरकार से इनकी निकटता को लेकर के तमाम तरह की बातें होती रही। एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार से इतना निकट रहा हो, सरकार में नंबर 2 के व्यक्ति माने जाने वाला व्यक्ति, उसके साथ उनकी इतनी निकटता रही हो, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाएंगे तो संदेह पैदा होगा लोगों के मन में। जी। सरकार अगर ये बताना चाहती है कि वह न्यायपालिका या संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, तो करती हुई दिखे तो। और अगर सरकार निश्चित रूप से सवाल इसलिए पैदा होता है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने संबंधी संशोधन जिस तत्परता के साथ सरकार ने पारित किए, उस तरह का कानून बनाया, उससे लगता है कि वह निर्वाचन आयोग को के ऊपर एक अपना नियंत्रण रखना चाहती है। वह ऐसे लोगों को निर्वाचन आयोग में रखना चाहती है जो सरकार के कामकाज पर किसी तरह की आपत्ति न करे। अतीत में उन निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ जिन्होंने सरकार के सत्तारूढ़ दल के नेताओं को लेकर के अपने रिजर्वेशंस दिए, उन्होंने आपत्तियां दाखिल की, और जो रवैया सरकार ने अपनाया, इसलिए यह संदेह और गंभीर हो जाता है। कांग्रेस जो बात कह रही है, हो सकता है कि कानूनी रूप से गलत नहीं हो। सरकार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार जिम्मेदार है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। यह भी तथ्य हो सकता है कि जो कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के जो मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उसमें किसी तरह का ऑब्जर्वेशन, किसी तरह का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं जारी किया। लेकिन कानूनी रूप से जो चीज गलत नहीं हो, ये आवश्यक नहीं है कि वो नैतिक रूप से ही जो आप कर रहे हो वो उचित हो। आप सरकार को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा मसला सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी मुकदमे की सुनवाई और कहाँ हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जिस मामले में हस्तक्षेप हो रहा है उसको गंभीरता से लेना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के जो मुकदमे दाखिल किए गए हैं उनमें सुनवाई होगी ही होगी, उसमें कोई तिथि परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो 1 और 2 दिन में ऐसा कौन संकट होने जा रहा था? तो ये सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि जिस चीज को सरकार आसानी से टाल सकती थी, सर्वोच्च न्यायालय में उस सुनवाई के बाद अपना निर्णय ले सकती थी, तो इतनी जल्दीबाजी करने की कौन सी आवश्यकता है? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं होने जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि 2 निर्वाचन आयुक्त पहले से वहां काम कर रहे हैं बिना निर्वाचन आयोग का काम भी जो उसकी जिम्मेदारियां, ऐसा भी कुछ नहीं जिसमें किसी चीज की रुकावट पैदा होने जा रही हो। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? सर्वोच्च न्यायालय में के आदेश की प्रतीक्षा भी की जा सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय से सरकार आग्रह कर सकती थी कि आप इसका सुनवाई करके जो आपको आदेश देना हो दे दीजिए। तो जो कांग्रेस आपत्तियां उठा रही है, हो सकता है कि कानून के हिसाब से बहुत तर्कसंगत न हो, लेकिन नैतिकता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी संस्थाएं जिससे जन समर्थन, जनादेश का निर्धारण होना होता हो, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न केवल काम करने देने की, बल्कि काम होते हुए दिखने की भी स्थिति बननी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व। और अगर सरकार इस तरह से काम करती है तो निश्चित रूप से संदेह पैदा होगा कि सरकार निर्वाचन आयोग के ऊपर एक अपना नियंत्रण चाहती है, या ऐसा निर्वाचन आयोग चाहती है जो सरकार के ऊपर किसी तरह का लगाम लगाने का प्रयास भी न करे। एक प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग का गठन वो चाहती है। इस तरह की बनती हुई अवधारणा निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। और सरकार से डिमांड है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला न सुना दे, तब तक आप मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मत कीजिए। क्या सरकार मानेगी ये बात? जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके विचार भी आगे बढ़ेंगे इस मसले पे, जरा आपके विचार। देखिए राजीव जी, एक तो सरकार नहीं मानेगी किसी भी हाल में, और अगर सरकार को मानना होता तो इतनी हवा तवड़ में ये बैठक नहीं बुलाई जाती, क्योंकि जब 19 फरवरी को सुनवाई होनी ही है सुप्रीम कोर्ट में,
तो आज 17 तारीख को इस बैठक को बुलाने का औचित्य क्या था? और ये बैठक की घोषणा तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट जो था 19 तारीख लगा चुका था कि 19 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के ये तारीख लगाने के बाद ये बैठक बुलाई गई है राजीव जी। इसका मतलब साफ तौर पे कि सरकार को अपने मन की करनी है और सरकार ये समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट उसके प्रतिकूल फैसला दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो मौखिक टिप्पणियां थी उससे सरकार को यह आभास हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रतिकूल आदेश जो है वो सरकार के देगा। इसीलिए इतनी जल्दबाजी में बुलाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर फिर 19 तारीख को कहा जा सके कि साहब आपका आदेश बाद में आया और हम तो नियुक्ति कर चुके हैं, आपका आदेश 2029 में मानेंगे और तुम 2029 जब आएगा तब फिर कुछ और देखा जाएगा, ये जो है कहा जा सके। लेकिन राजीव जी हम याद दिलाना ये चाहेंगे कि अभी कोई हफ्ता भर हुआ है, जैसे चुनाव आयोग है वो भी एक आयोग है, इसी तरीके से होम्योपैथी कमीशन है वो भी आयोग है। होम्योपैथी कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति की सरकार ने, कोई डॉक्टर अनिल खुराना मुझे ध्यान पड़ रहा है उनका नाम है, और उनके खिलाफ जो थे उनके सहयोगी चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति रद्द की और 1 हफ्ते का समय दिया कि आप 1 हफ्ते में अपना काम निपटाइए और आपकी नियुक्ति अवैध है। सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला देता है, जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी भी सवाल उठा रहे थे, और कह देता है सुप्रीम कोर्ट की ये चयन प्रक्रिया गलत है और इस चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है, ऐसी स्थिति में बेइज्जती किसकी होगी? नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, या जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, जो जहां तक संभावनाएं है ज्ञानेश कुमार बनेंगे, उनकी किसकी होगी? जाहिर सी बात है कि ये बेइज्जती जो ज्ञानेश कुमार की नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार इसमें सीन में बनने के बाद होंगे, लेकिन बनने से पहले जो सीन में होंगे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह होंगे, जिन्होंने इसको नाम को आगे रखा है। राहुल गांधी का निश्चित तौर पर इसमें डिसेंट नोट होगा। अब जैसे 500 नाम बता दिए, राहुल गांधी को दे दिए गए। आपको याद होगा राजीव जी, इससे पहले भी जब था 2 लोगों की जब नियुक्ति होनी थी चुनाव आयुक्तों की, अधीर रंजन चौधरी पहुंचे तो 180 नाम जो थे पकड़ा दिए गए थे अधीर रंजन चौधरी को, और मालूम पड़ा कि वो 180 नाम को अधीर रंजन चौधरी देखते रहे और मालूम पड़ा ये 2 नियुक्त किया तो कर दी सरकार। आपका लगा या डिसेंट नोट तो आप करते रहिए। तो यही जो है ये करने की गई, 500 नाम राहुल गांधी को दे दिए गए और जिनको बनाना है वो नाम जो पहले से तय है उस पर दोनों की सहमति बन जाएगी, तो ये होगा। तो राजीव जी कुल मिला के एक नया संवैधानिक संकट ये सरकार पैदा कर सकती है। और इस बीच राजीव जी जिस तरीके से पिछले दिनों जगदीप धनखड़ साहब की जो टिप्पणी आई थी, वो आई भले ही थी वो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के आलोक में, लेकिन उसको राजीव जी समझा यही जा सकता है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में भी वो टिप्पणी थी, क्योंकि उनका कहना था कि जो सरकार के जो रोज के काम है, मतलब उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप कैसे कर सकती है, सीबीआई जो है उस कमेटी का सदस्य कैसे हो सकता है जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति करेगा। यानी वो एक तरीके से एक मामले को जो है वो संवैधानिक टकराव की तरफ ले जाना चाहते थे जगदीप धनखड़ साहब, और वे भी चाहते होंगे। सरकार खुद ना बोलकर जगदीप धनखड़ साहब के मुंह से इस तरीके की बात बुलवाकर और एक नया संवैधानिक संकट जो है वो खड़ा करने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन इसके नतीजे सरकार के लिए ही बुरे होंगे राजीव जी, किसी और के लिए बुरे मुझे लगता है कि नहीं होंगे। और सरकार को जो है कम से कम ये सोचना चाहिए कि सरकार की शिक्षा लेने हो ही रही है। मान लीजिए अगर ये आप बना भी लेते मुख्य चुनाव आयुक्त, और राजीव कुमार ने जिस तरीके से सरकार के लिए काम किया, आप भले ही ईमानदारी से जीते हो महाराष्ट्र का चुनाव, आपको अगर लगता है, आप भले ही हरियाणा का चुनाव जीते हो ईमानदारी से, आप भले ही ईमानदारी से जीते हो दिल्ली का विधानसभा चुनाव, लेकिन जनता जो है उसके मन में यह है कि राजीव कुमार ने आपको ये तीनों चुनाव और लोकसभा का चुनाव जितवाया है, तो आप इस जो मानसिक जो बन रही है, मतलब जनता के मन में जो भावना बन रही है, उसको आप कैसे दूर करेंगे? तो ये सरकार के हित में भी अच्छा होता कि वो रुकती सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके खिलाफ ही फैसला दे, हो सकता है कि आपके जो पास किया उसको सुप्रीम कोर्ट मान लेता, उसी को रखता। लेकिन अगर आपने ये किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये डर है, मतलब सरकार को डर है कि सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देने वाला है, क्योंकि सरकार की नीयत जो है वो साफ तौर पर आ गई है कि सरकार जो है वो अपना एक रबर स्टाम्प मुख्य चुनाव आयोग को बनाना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रबर स्टाम्प बनाना चाहती है। चुनाव आयोग जैसी संस्था को अगर आप रबर स्टैंप बना देंगे तो फिर देश का लोकतंत्र कहाँ रहेगा, ये आप समझ सकते हैं। खैर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब आप अमलेंदु जी बात कर रहे थे तो एक बीच में एक वीडियो चल रहा था, रामचैत, आपको याद होगा रामचैत
से मुलाकात हुई थी राहुल गांधी की जब ये रायबरेली से लौट रहे थे। सुल्तानपुर में एक केस के लिए गए थे, उसी सिलसिले में उससे लौट रहे थे। तो सुल्तानपुर और रायबरेली के बीच में रामचैत मोची इनसे मुलाकात हुई थी राहुल गांधी की। उसके बाद ये आज पहुँचे हैं राहुल गांधी के यहाँ और काफ़ी खुश, ये आप देख लीजिए। और उनका परिवार है। राहुल गांधी उस फोटो को भी दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी वहां पहुंचकर उन्होंने चप्पलों की सिलाई की थी, जूते सिले थे, बाद में मशीन पहुंचाए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस परिवार से मिल रहे हैं, कुछ गिफ्ट लेके आए हैं रामचैत अपने साथ और पहले से ज़्यादा तरोताज़ा दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कुछ भी इसी डेमोक्रेसी में, इसी लोकतंत्र में चल रहा है जहाँ एक हुनरमंद, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ बातें हो रही हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक खुशनुमा माहौल सुनना ज़रूरी है, सुन लीजिए क्या कुछ चल रहा है यहाँ, क्या बातें हो रही हैं। बात हम चुनाव आयोग की भी करेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा उसका एक नमूना। कल आपने ड्रोन देखा होगा कि राहुल गांधी ड्रोन के बारे में बता रहे हैं, एआई के बारे में बता रहे हैं, लेकिन चप्पल सिलने, जूते सिलने और चप्पल और जूता बनाने के हुनरमंद जो लोग बनाने वाले हैं उनके बीच भी राहुल गांधी पहुंचते हैं। यही तो लोकतंत्र है। सुनिए जरा। ये हमने अपने हाथ का चप्पल बनाया हूँ। भैया जी मशीन दिए हैं, चमड़ा कटिंग करके सिलाई करके उसी मशीन से तो यहाँ लाए हैं। दो दुकान हो गई। हाँ, 2 दुकान हो गई। हाँ, वहाँ नया बनाते हैं। प्रियंका के लिए उसी मशीन का बनाया हुआ। अच्छा, ये हम अभी नया स्टार्ट किए हैं। ये बना रहे हो आप? हाँ। और लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पे? एक मुलाकात में भैया ने तुम्हें इतना कर दिया, जब उनका साथ पकड़ लोगे तो क्या कर देगी आइडिया नहीं पता। तो मशीन है जी, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है वो पहले आप बताएं। जी सर। ठीक है जी, पहला कदम। फिर दूसरा कदम, हाई क्वालिटी का जूता कैसा बनाया जाता है, डिजाइन कैसे की जाती है, दूसरा कदम। और फिर तीसरा कदम, इसको बेचा कैसे जाता है। जो हमारे मोची हैं, बहुत हुनर है, बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत ज्ञान है, मगर हम उस ज्ञान की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते। तो सबसे ज्यादा महंगे जो जूते होते हैं वो हाथ से बने हुए होते हैं। कि जो आपका हुनर है उसमें थोड़ी पॉलिश लगानी है, तो ये मैं आपके साथ कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, आप आए। तो यहाँ देख रहे थे आप इन लोगों से, खासकर रामचैत मोची से मुलाकात करते हुए, उनके परिवार से मुलाकात करते हुए। और आपको याद होगा कि इसके बाद राहुल गांधी ने इनको एक शानदार मशीन गिफ्ट की थी और कुछ इससे रिलेटेड, उनके काम से, कारोबार से रिलेटेड सामान भी। और उसके बाद अब इनके घर पे, राहुल गांधी के घर पे मुलाकात की इनका पूरा परिवार आया और बातचीत का एक छोटा सा वीडियो इन्होंने शेयर किया है। ये भी एक लोकतंत्र है। ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, पिछले 2-2.5 साल में राहुल गांधी बहुआयामी राजनीति करते हुए नजर आए हैं, अलग अलग मल्टी डायमेंशनल जो कहते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ नरेंद्र मोदी की भी अलग राजनीति है। उनकी राजनीति में बहुत कुछ सामने दिखाई देता है, लेकिन उसको दबाने की कोशिश होती है। और इन सब के बीच अब अगर चुनाव आयुक्त की बात हम लगातार कर रहे हैं, उस पर और भी जितनी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त राहुल गांधी के नाम से नरेंद्र मोदी के सामने, जिससे बचने की ये कोशिश है। एक गंभीर सवाल कर रहा हूं, जिससे बचने की कोशिश में नरेंद्र मोदी बाएं दाएं कर रहे हैं। वीडियो पे एक बात मैं कह दूं कि मुझे देखिए, एक किसी रामचैत को आप मशीन दे देंगे और उसको अपने घर बुला के उसका सम्मान करेंगे, उससे देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी, लेकिन एक बड़ा संदेश जाता है। और खासकर तब जब भारत के समाज में जाति जो है एक बड़ा धब्बा है, दाग है। और उस समाज में अगर आप अपने ड्राइंग रूम में उसको बैठा रहे हैं, अपने हाथ से उसकी बनाई हुई चप्पल देख रहे हैं, तो एक बड़ा संदेश जाता है जो सदियों से समाज के हाशिए पे समाज रहा है, उसको बहुत बड़ा हौसला मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात राजीव जी ये है कि ये जो जिसको सदियों से
रखा गया समाज के हाशिए पे, जिसके गांव में मोहल्ले अलग, कुएं अलग, मंदिर अलग, वो समाज के पास हुनर है, स्किल है। वो स्किल कौन सा ट्रेनिंग कॉलेज होगा राजीव जी जो इतनी बढ़िया चप्पल या जूता जैसा दिख रहा है वीडियो में वो बना पाएगा? ये स्किल है, और स्किल का जो सम्मान है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक बड़ा संदेश जाता है। एक व्यक्ति को, किसी एक सब्जी वाले को आप बुला के खाना खिला देंगे, उससे 140 करोड़ लोगों की भूख नहीं मिट जाएगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट संदेश जाता है, और हमारे राजनेताओं को ये करना चाहिए। ये जो कैमरों के सामने स्टील के नए बर्तन में लोग खाना खा के फोटो खिंचाते हैं, उनके लिए संदेश है। दूसरी एक बात मैं सोच रहा था जब ये वीडियो चल रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब को 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, लगभग इतना ही समय उनका गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर बीता। एक भी कोई कहानी ऐसी है आपको नहीं मिलेगी। तो राजनेता के व्यवहार में करुणा होनी चाहिए। मुझे तो नहीं दिखाई देती, केवल ट्वीट करके नहीं, ऐसा कभी नरेंद्र मोदी किसी मणिपुर नहीं गए फॉर एग्जाम्पल। मुझे उम्मीद है कि शायद अमेरिका से आने के बाद जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं गए, इंतजार रहेगा। तो करुणा जो है वो राजनीति में, समाज में, परिवार में एक ह्यूमन ट्रेट है। बिना करुणा के जो व्यक्ति है वो उसको क्या कहा जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी ने कभी करुणा का प्रदर्शन नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। दूसरी बात जो दो बातें और मैं रखना चाहता हूं कि एक, कल रात में हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि अमेरिका से लोग ले आए गए फिर हथकड़ी बेड़ी में बांध के। जो मीडिया की कुछ खबरें पढ़ी वो बड़ी दुखदाई हैं कि कुछ सिखों की पगड़ियां भी उतारी गई जी। बहुत यातनापूर्ण तरीके से उनको वहां पे रखा गया। कितना कमजोर प्रधानमंत्री साबित होता हमारे देश का कि ये हवाई जहाज वहां से तब उड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी उसी जमीन पर थे, वहां के सबसे ताकतवर व्यक्ति के साथ थे, पर्सनल फ्रेंड कर रहा, वो इनकी तारीफ कर रहा, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, और वो आपके व्यक्तियों को हथकड़ी बेड़ी में बांधकर उनकी पगड़ियां उतार कर भेज रहा है आपके सामने। और उसमें भी एक चौंकाने वाली बात जो है, जो मैं चाहता हूं कि ये सरकार की तरफ से सफाई आए। 2 बार भारत की जमीन पर पाकिस्तान से सटे हुए इलाके में अमेरिका का वायुसेना का जहाज उतर जाता है। क्या उसने भारत से पूछा? मैं एक याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब ने अमेरिका के साथ एक फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए बराक ओबामा के समय। माय फ्रेंड बराक ओबामा के समय जो एग्रीमेंट साइन हुए उसमें एक एग्रीमेंट है LSA, लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट। वो लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट ये कहता है कि अमेरिका को अपना सैनिक हवाई जहाज उतारने के लिए पूछना नहीं है भारत से, बिना पूछे वो उतार सकता है। केवल उसको ATC को इन्फॉर्म करना है कि रनवे का लैंडिंग का परमिशन दो। तो ये भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की सॉवरेनिटी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपके नागरिक हथकड़ी बेड़ी में पगड़ियां उतार के लाए जा रहे हैं। मिलिट्री हवाई जहाज पाकिस्तान के बॉर्डर के 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पर उतर रहा है और आपसे बगैर पूछे उतर रहा है। सरकार को, देश की जनता को स्पष्टीकरण इसके लिए देना चाहिए। दूसरा एक सवाल जो कि जो भगदड़ मची रेलवे स्टेशन में दिल्ली में, सवाल उठता है कौन भेज रहा है इन लोगों को? इतने हजारों लाखों लोग क्यों जा रहे हैं? कौन से कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है ये कि लोगों को संदेश में ऐसा भेजो? क्योंकि मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख रहा था उसका, कोई जिसमें रेलवे के अधिकारी पूछ रहे हैं कि तुमको किसने कहा विदाउट टिकट जाने को?
तो एक ग्रामीण महिला जवाब दे रही, नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो, और उसको बाकी लोग भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसे संदेश जो है बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल लेवल पे भेजे गए हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कैसे ये लोगों को भेजा जा रहा है जबरदस्ती। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आखिर कैसे भेजा जा रहा है जबरदस्ती, ये अवैध कह के जो भारतीयों को वहां से भेजा जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी। लेकिन उनको अभी भी हथकड़ियां डालकर अगर लाया जा रहा है, पैरों में जंजीरें डाली जा रही हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को देना चाहिए। हालांकि संसद के दोनों सदनों में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है और जवाब में उन्होंने कहा है कि 2012 का जो रूल है अमेरिका का, उस रूल का हम पालन कर रहे हैं और उस हिसाब से उनको जंजीरों में लाया जा रहा है। लेकिन जब वेनेजुएला और दूसरे देशों के नागरिक भी वहाँ से अगर डिपोर्ट किए जा रहे हैं तो उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो आखिर भारत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ राहुल गांधी की राजनीति, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की राजनीति। नरेंद्र मोदी की राजनीति कई बार एक्सपोज होती रही है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हैं। नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आते हैं बिना मिले हुए, और एक नहीं बल्कि 3 बार ऐसी घटना हो गई कि बिना मिले हुए वापस जाते हैं। जरा धनंजय जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर नीतीश बाबू के साथ चल क्या रहा है? कौन सा गेम चल रहा है? कोई गेम नहीं चल रहा है। देखिए, नीतीश कुमार अब जो है वो उस स्थिति में नहीं है जब गेम कर सके। हालांकि लालू प्रसाद जी ने जो कहा वो कह करके उन्होंने सनसनी फैला दी और बीजेपी के कान खड़े कर दिए। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि आसान नहीं है उनके लिए क्षमा करेंगे, आसान नहीं है उनके लिए नीतीश कुमार के कंधे पे चढ़ करके अब फतह कर पाना बिहार। उसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो नीतीश कुमार को इन्होंने ही बदनाम किया, दिमाग खराब है, बीजेपी ने किया, किसी और ने नहीं किया, और कहा कि उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो फलाना हो रहा है तो ढिमाका हो रहा है। एक दूसरा एक महत्वपूर्ण जो नीतीश कुमार का जो शौर्य था, जो नुकीला वाला भाग था, वो था सामाजिक न्याय का। जाति गणना जब करवाई थी तो बड़ा तेज चमक उनकी जो है उभरी थी देश के सामने। नीतीश कुमार ने जाति गणना करा करके बतला दिया कि सामाजिक न्याय कैसे होता है। आप याद कीजिए इंडिया गठबंधन उस समय बना था और कितनी चर्चा थी उसकी। लेकिन जब हाईकोर्ट में उस पर रोक लग गई, जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया, 65% किया गया, और उसके बाद जो है रोक लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया चूंकि वो संवैधानिक नहीं है। और संविधान में 9वीं अनुसूची में जैसे तमिलनाडु में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था बिहार के लिए की जा सकती थी, जो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक और ठगा क्या बिहार के ओबीसी समाज को कि ईबीसी उसी समय लागू करवा दिया। ईबीसी लागू कर दिया नीतीश कुमार। बिहार में पहले ईबीसी नहीं चल रहा, ईडब्ल्यूसी नहीं चल रहा था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो सवर्णों के लिए आरक्षण है 10%, उसमें जो है लागू करवा लिया। तो कुल मिलाकर के जो ओबीसी समाज है, जो 63% है ओबीसी और ईबीसी मिला करके, ईबीसी मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ये दोनों मिलाकर के 63% है, 36% ईबीसी, और उनको ठगने का काम किया बीजेपी। फिर राहुल गांधी जिस तरह से लगातार वहां पे जो दलित वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो अत्यंत पिछड़ा समाज है, उसके बीच जो लगातार आ रहे हैं उनकी चीजों पे, उनसे बात कर रहे हैं, उनके नायकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम में पटना में उन्होंने जो है ईबीसी के सवाल सुने। फिर एक प्रोग्राम में जगलाल चौधरी जी जो हैं वो पासी समाज के हैं, लेकिन वो मैं नहीं मानता हूँ पासी समाज के केवल नायक थे, वो तो पूरे देश के नायक थे। संग्राम में वो लड़ रहे थे। आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही है, थोड़ा वो पीछे चली गई थी आवाज। जी आ रही है। तो आज जो है पहली जो सरकार बनी थी 1933 में, उसमें जगलाल चौधरी जी मंत्री थे। तो समावेशी सरकार कांग्रेस ने उस समय भी दी थी, जातियों के बीच भेदभाव नहीं किया था, जबकि हमें विरासत में भेदभाव मिला।
उसके बाद अभी बक्सर जा रहे हैं, तो लगातार राहुल गांधी जो है, जो डॉक्टर अनिल जयहिंद हैं, जिनको मिशन मैन कहा जाने लगा है अब, वो डॉक्टर अनिल जयहिंद लगातार जो है, जो बिहार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़े तमाम समाज के जो लोग हैं, उनके बीच जो है मीटिंग कर रहे हैं, और राहुल गांधी का मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं, और उनका मैसेज राहुल तक, गांधी तक आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। तो उससे एक परेशानी है बीजेपी को कि नीतीश कुमार का वोट बैंक कहीं शिफ्ट न हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो ईबीसी, ओबीसी और महादलित समाज है, और उन समाजों में जब राहुल गांधी पैठ कर रहे हैं, तो पुरानी चीजें जब याद दिलाई जा रही है, तो मुझे लगता है ये बीजेपी को परेशानी है। अब नीतीश कुमार से अमित शाह मिले न मिले, हालांकि अमित शाह ऐसे भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते, नीतीश कुमार मोदी जी की पसंद है, क्योंकि मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनना है, अमित शाह को जब बनना होगा तो गणित जोड़ेंगे बैठ करके। तो लेकिन क्या उनके समाज के लोग हैं जो नीतीश कुमार को वोट करते हैं, वो बीजेपी को वोट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। और अभी तो बीजेपी के बल्ले बल्ले है, अभी तो पूरा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं उसको देख लीजिए, उसके बाद वो रणनीति जब बनाते हैं तो उन रणनीति में कांग्रेस पार्टी, माले और आरजेडी क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट है। उनके बीच कैसे समन्वय होता है, क्या वो कांग्रेस पार्टी को पीछे बिठाते हैं कि भैया आप बैक सीट पर बैठो, या साथ में बिठाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बैक फुट पे बैठाते हैं, बैक सीट पे बैठाते हैं, माफी चाहूंगा, या आगे बैठाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन 243 सीटों वाली विधानसभा बिहार की, उस विधानसभा के लिए अभी लड़ाई शुरू होगी। उससे पहले एक लड़ाई जो चल रही है वो सीईसी और ईसी के लिए, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो चल रही है लड़ाई, वो कहां तक जाती है ये भी देखना होगा। लेकिन एक बात तो माना जाए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कि क्या यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी राजीव कुमार जो कल रिटायर हो रहे हैं, उनको पूरी तरह से एक्सपोज करने में राहुल गांधी ने सफलता हासिल कर ली। राहुल गांधी का नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो संसद के अंदर, संसद के बाहर, दोनों जगह खुले तौर पर अकेला एक राजनेता है जो बोलता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी का नाम। बाकी लोग भी बात करते रहे, हम लोग अपने मन से, लेकिन हम लोग राजनीति नहीं, हम तो संदेश वाहक हैं। हम वहां के संदेश यहाँ के संदेश वहां पहुंचाते हैं। न्यूज का काम, मीडिया का काम यही है, ईमानदारी के साथ खबरों को पहुंचाएं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात कि क्या यहां इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सपोज करने के बाद क्या अब चुनावी धांधली और जो वोटर्स हैं वो सचेत हो गए हैं, ऐसा लगता है? प्रकाश जी, फिर सुनील जी, इसी सवाल के साथ आता हूं आपके पास। पिछले एक दशक में राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इकलौते नेता हैं इस देश में जो खुलकर अपनी बात कहते हैं, जो खुलकर अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम लेते हैं, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेते हैं, और यहां तक कि गणपति जी की पूजा करने वाले सीजीआई के बारे में भी सवाल उठाते हैं। तो राहुल गांधी जैसी हिम्मत तो किसी नेता में है नहीं। राहुल गांधी अकेले ये बात कह रहे हैं, और राहुल गांधी के कारण ही बीजेपी बहुत संभली हुई है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह संभले हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने और बड़ी गड़बड़ की तो और ज्यादा मुसीबत होगी। अब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप साहब से बात की और अब महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी नहीं पहनाई जा रही, केवल पुरुषों को हथकड़ी पहनाई जा रही, यानी बचाने की बात, चेहरा छुपाने की एक और बात कही जा रही है। एक मिनट में एक बात खत्म करूंगा कि एक गांव में एक बंदा पहली बार वकील बना, एक मुवक्किल उसके पास गया कि साहब मैं ये परेशानी, एक केस चल रहा है, तो उसने कहा वकील साहब मुझे फांसी से बचा लेना, मैं मरना नहीं चाहता, और उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई, आजीवन कारावास में। कोर्ट से बाहर आकर नए नए बने वकील साहब कहते हैं कि देखिए, ये व्यक्ति को जज साहब तो छोड़ रहे थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। तो ऐसी हमारी सरकार है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं कि देखिए, हमने महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी नहीं लगने दी। यानी हम चाहते तो, यदि सरकार चाहती तो क्या ये संभव था कि ऐसा अमेरिका कर पाता? अमेरिका का कानून 2012 की आप बात कर रहे हैं। अमेरिका का कानून अमेरिका अपने देश में रखे, भारत में भारत का कानून लागू होगा, ये बात बताए, लेकिन ये कहने के लिए हम तैयार नहीं। तो ये जो सरकार है अपनी शक्ल बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक और बात,
केंद्र में अभी जो सरकार है वो षड्यंत्र जो करती है वो लंबी दूरी के षड्यंत्र करती है। वो 5 साल बाद की लिए योजना बनाती है, 10 साल बाद के लिए योजना बनाती है। तत्कालिक गड़बड़ियां तो वो करती ही है, तत्कालिक धांधली तो करती ही है, लेकिन उसकी योजनाएं बहुत लंबी होती हैं। तो इससे भी विपक्ष को सावधान रहने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो खुलेपन से जो बात कही उसे लोगों का समर्थन मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा जो मीडिया है, मीडिया का एक बड़ा तबका है, वो इसे प्रसारित नहीं कर रहा है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, क्लोजिंग कमेंट इसी सवाल के साथ कि क्या राहुल गांधी ने यहां वो सफलता हासिल कर ली है जिससे कम से कम लोगों को ये बता पाएं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है चुनाव में? राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर अपनी आलोचनाओं को व्यक्तियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सरकार की आलोचनाओं, सरकार से जुड़े हुए लोगों या सरकार के कामकाज की जो आलोचना की है उसको वैचारिक पृष्ठभूमि दी है। ये महत्वपूर्ण है। आप व्यक्ति की आलोचना करके सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बना सकते। व्यक्तिपरक आलोचना बहुत दूर तक नहीं जाती, बहुत प्रभावी नहीं होती है। राहुल गांधी ने आरएसएस का विरोध, आरएसएस की प्रवृत्तियों का विरोध, सरकार के द्वारा विभिन्न संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश, विभिन्न संस्थाओं के ऊपर को नियंत्रित करने के प्रयास, इन तमाम चीजों को लेकर के एक जो वैचारिक आधार तैयार किया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस जो वैचारिक आधार है इससे उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में उन्होंने सफलता मिली है जो भारतीय जनता पार्टी या संघ की कार्यशैली से किसी तरह से सहमत नहीं होना चाहते। भारत सरकार की बात ठीक है, जयशंकर जी का ये कहना है कि जो जिस तरीके से प्रत्यर्पण या अप्रवासी नागरिकों को वापस भेजा गया है वह जो अमेरिकी सरकार के नियम रहे हैं उसके अनुसार आए हैं। सवाल यह है क्या अमेरिका से भारत जो लोग भेजे गए हैं पहली बार भेजे गए? बाइडेन के जमाने में लोग नहीं भेजे गए थे। बाइडेन के जमाने में जिन भारतीय नागरिकों को उस देश से भेजा गया था ऐसे ही हथकड़ी बेड़ी और जंजीरों में बांध के लाया गया था, ऐसे ही अमेरिकी वायुसेना के जहाज बैठा के लाया गया था। और अगर लाया गया था तो सरकार ने कौन सी आपत्ति उस समय भी उठाई थी? और अगर यूपीए की सरकार में भी लाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी कहां चुप थी? आधी अधूरी बात करके आप अपनी विफलताओं को छिपा नहीं सकते। अब तक तो आप ये डंका पीटते रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यही डंका बजता है कि आप यही सरकार, यही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और इस देश के प्रधानमंत्री थे। आप याद कीजिए चीन में उनके प्रवास के दौरान ही एक चीन ने अतिक्रमण किया था भारत देश के सीमाओं के भीतर। वो अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके लौट आए थे। आप नहीं कर सकते। आप पन्नू दुनिया, आप पन्नू को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। आप अपने देश में उनको देशद्रोही घोषित कर रखा है, आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल घोषित कर रखा है। आपके बगल में बैठ करके वह ट्रंप साहब के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते हैं और आप एक शब्द भी नहीं बोलते। कौन सा का स्वाभिमाना बचा रहे हैं? कौन सा गौरवगान कर रहे हैं आप देश का? जिन चीजों को लेकर के अगर आपको आपत्ति है और उन आपत्तियों को आप सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं करते तो यह तो गौरव बढ़ाना नहीं हुआ। इससे बात तो बनती नहीं। तो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, जो सरकार की नाकामियों के या सरकार के कामकाज के तरीकों पर जो सवाल पैदा कर रहे हैं वह बेमानी नहीं है और इसलिए उनका असर है। और सरकार की ही बेचैनी इसीलिए, जो आपने, ये भी महत्वपूर्ण बात है, जो आपने वीडियो दिखाई राहुल गांधी की जिसमें अमेठी सुल्तानपुर से चल करके रामतेज उनके घर तक गए हैं चप्पल लेकर के, ये सामान्य बात थोड़े है। आप समाज के सर्वाधिक उपेक्षित व्यक्ति को यह सम्मान देने के लिए तैयार हैं और उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उस परिवार की महिला के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपने बगल में बैठने के लिए तैयार हैं। यह वह समाज है जिसको लोग देखना नहीं चाहते। यह वह भारतीय जनता पार्टी है कि इन्हीं समाज को हाशिए पर रखने के कारण अम्बेडकर जैसे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जी, कौन बढ़ा रहा है समाज में? समाज को एक साथ लाने की कोशिश कौन कर रहा है? आक्रामक हिंदुत्व से आप समाज को एक साथ नहीं ला सकते।
समाज के हाशिए पर बैठे हुए लोगों को नजदीक लाए बगैर एक समृद्ध समाज आप नहीं बना सकते, और बिना समृद्ध समाज के आप एक सशक्त देश या एक सशक्त समाज बनाने की अभिलाषा भी आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। और यहाँ उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि क्या अब यहाँ से राहुल गांधी की अलग राजनीति, नरेंद्र मोदी की अलग राजनीति, और इन सब के बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सबसे बड़ी बात कि क्या लोकतंत्र को मजबूत करने का काम सरकार करेगी, क्योंकि ये काम सरकार का है, विपक्ष का भी है। विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है, बड़ी ईमानदारी के साथ ये दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, आने वाले समय में इस पे और भी चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी आपका, धनंजय जी आपका, डॉक्टर प्रकाश